फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आपको पता ही होगा कि भारत जब आजाद हुआ था तो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने पूरे भारत को कई टुकड़ों में जो है बांटने की कोशिश की। और यही वजह है कि उसके बाद हमें एक एकीकरण की प्रक्रिया चलानी पड़ी जिससे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सके। और राजस्थान भी ऑब्वियसली इसी एकीकरण की प्रक्रिया से गुजरा था। तो आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करने की, पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने की इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी। ज्यादातर इससे जितने भी जुड़े एस्पेक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी। साथ ही रियासतों से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है वो भी यहाँ पे मैं आपको देती हुई चलूंगी। अगर आपको ये वीडियोस, ये क्लासेस अच्छी लगती है तो दोस्तों जरूर से इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत से देखने को मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन दबा के रखिए जिससे नोटिफिकेशन भी आपको नए वीडियो का मिलता रहे। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का जो एकीकरण है वो ऑब्वियसली एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी या 2 दिन की या 1 महीने की या 1 वर्ष की प्रक्रिया नहीं थी। इसमें हमें लगे 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। यानी कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा, तो समय इसके अंदर जो लगा वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी ये प्रक्रिया रही होगी जिससे राजस्थान गुजरा है और राजस्थान ने वर्तमान स्वरूप को हासिल किया है। हालांकि पूरे भारत का एकीकरण हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम में राजस्थान के एकीकरण से प्रश्न आते हैं तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। भारत की भी बात करें तो भारत जिस दिन आजाद हुआ था उस समय भारत के विलय पत्र पर 562 रियासतों ने सिग्नेचर किए थे। उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी और उनमें से 3 रियासतें भारत में नहीं मिलना चाहती थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हालांकि अभी ये तीनों वर्तमान में भारत के ही भाग हैं और भारत के अभिन्न अंग हैं। तो राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया रही, वर्तमान जो राजस्थान हम देखते हैं, अगर हम उसे एकीकरण की प्रक्रिया से पहले के राजस्थान से तुलना करें तो राजस्थान में लगभग 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उन्नीस रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी को वर्तमान राजस्थान के रूप में लाने के लिए जो ये एकीकरण की प्रक्रिया चली इसमें समय लगा 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। अब आपको लगेगा कि रियासतों, ठिकानों, केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। केंद्र शासित प्रदेश पर तो आपको पता ही है, केंद्र जो केंद्रीय सरकार होती है उसका कंट्रोल होता है, उसका नियंत्रण होता है और यहाँ पर जो है उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो एकदम अलग है। केंद्र शासित प्रदेश जो उस टाइम था राजस्थान में वो था अजमेर, मेरवाड़ा, और जिसे राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान में जोड़ा गया। राजस्थान के एकीकरण की अगर चरणों की बात करें तो ये जो है प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई। 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी हुई थी और जिसके अंतिम चरण में अजमेर, मेरवाड़ा राजस्थान का हिस्सा बना था जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकानों की अगर हम बात करें तो 3 ठिकाने थे जिसका आपने शायद ट्रिक पढ़ी भी होगी। नकुल, नीमराणा जो कि वर्तमान में अलवर में है, दूसरा कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है जहां से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, और तीसरा लावा ठिकाना जो कि उस समय तो जयपुर रियासत के पास था और अभी वर्तमान में जो है टोंक के अंतर्गत ही आता है। उस समय जयपुर में था और वर्तमान में टोंक के अंदर है। ठीक है, ये बांसवाड़ा में है और हम बात करें नीमराणा अलवर में है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके एकीकरण में जुड़ने की प्रक्रिया तो नीमराणा प्रथम चरण में, एकीकरण के प्रथम चरण में ही राजस्थान का हिस्सा बन गया था।
कुशलगढ़ की बात करें तो एकीकरण के द्वितीय चरण में कुशलगढ़ जो है राजस्थान का हिस्सा बन गया था और लावा चतुर्थ चरण में राजस्थान की हिस्सा बन गया था। तो ये तीनों ठिकाने पहले, दूसरे और चौथे चरण में राजस्थान का हिस्सा बने। अजमेर मेरवाड़ा मैंने आपको बताया कि राजस्थान से जुड़ा था 7वें चरण में, आखिरी चरण में राजस्थान का हिस्सा बना था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, और ये तीनों ठिकाने बने पहले, दूसरे और चौथे चरण में राजस्थान का हिस्सा। इनमें सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो ठिकाना था ये सबसे बड़ा ठिकाना था और सबसे छोटा ठिकाना था लावा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था। तो ये है सबसे बड़ा और ये है सबसे छोटा। और अगर हम बात करें नीमराणा की तो राव राजेंद्र सिंह जो है वो यहाँ के जो है हम बोल सकते हैं जिनका नियंत्रण था, प्रशासक थे। कुशलगढ़ की बात करें तो राव हरेंद्र सिंह यहाँ के प्रशासक थे। राणा, देखो रा से हमने शब्द निकाला रा, तो राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह और यहाँ पर राव हरेंद्र सिंह। तो ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे छोटा ठिकाना, और नीमराणा, कुशलगढ़, नकुल, इनका ट्रिक बनती है नकुल, जिस ट्रिक से आप इनका ऑर्डर याद रख सकते हो कि किस किस तरीके से ये राजस्थान में जुड़ते गए थे। फिर हम बात करें 19 रियासतों की, तो 19 रियासतों में सबसे पुरानी रियासत राजस्थान की, सबसे प्राचीन रियासत, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आपको पता ही होगी कौन सी थी, मेवाड़, जिसे कि हम उदयपुर कहते हैं। और 565 ईस्वी में, 565 ईस्वी में गुहिल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत राजस्थान की जो थी वो थी झालावाड़। और झालावाड़ को 1838 में झाला मदन सिंह के द्वारा बनाया गया। ये था गुहिल वंश, है ना, गुहिल शासक के द्वारा। और झालावाड़ जो है झाला मदन सिंह के द्वारा, इसके राजा झाला मदन सिंह जो है प्रथम शासक रहे। 1838 में बनी थी झालावाड़ और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। कोटा जो रियासत है उससे अलग करके झालावाड़ को बनाया गया था, कोटा रियासत से अलग करके, और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत थी झालावाड़, सबसे नवीन 1838 में बनी थी। तो सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर ले सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो आप शायद गैस कर ही सकते हैं कौन सी थी, मारवाड़ थी ऑब्वियसली, है ना, मारवाड़ रियासत, जोधपुर जिसे हम बोलते हैं, सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी थी, वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा, है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा सबसे छोटी रियासत थी। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार तो हो गई सबसे बड़ी मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा, और सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो आज जैसे जयपुर है उस समय भी जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या के अनुसार। और अगर हम सबसे छोटी रियासत की बात करें जनसंख्या के अनुसार तो शाहपुरा थी। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 20 वर्ग मील इतना ही क्षेत्रफल था शाहपुरा भीलवाड़ा का। और जनसंख्या की बात करें तो मात्र 16,000 जनसंख्या थी 1941 की जो हमारी जनगणना थी उसके अनुसार। ठीक है, 1941 की अगर जनगणना की बात करें, यहां लिख लेते हैं, 1941 की जनगणना की बात करें तो जयपुर की जनसंख्या थी 30 लाख, सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के अनुसार। और 1941 की जनगणना की बात करें और शाहपुरा की बात करें तो मात्र 16,000 यहाँ की जनसंख्या थी। ठीक है, और 20 वर्ग मील मात्र इतना ही क्षेत्रफल था शाहपुरा
किसका? रियासत का, जो कि सबसे छोटी रियासत थी राजस्थान की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पिछड़ी रियासत, तो वो राजस्थान में थी जैसलमेर, क्योंकि आपको पता है सबसे बंजर भूमि, सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि कहां पर है? जैसलमेर में है। तो सबसे ज्यादा पिछड़ी रियासत भी कौन सी थी? जैसलमेर थी उस समय भी। तो यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? पिछली लिख दिया है, यह है पिछड़ी रियासत जैसलमेर। इसके अलावा और चीजें जाने, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। जब हम बात करें राजस्थान, जो एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी थी, तो आपको पता ही है ये सब राज्य रजवाड़े बिखरे हुए थे। कुछ एक इनमें से पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे, कुछ एक जो है अलग ही रहना चाहते थे। तो हम बात करें टोंक रियासत की, तो टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी। तो उस समय राजस्थान में दो ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी। उनमें से एक थी टोंक, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम रियासत थी तो ये पाकिस्तान से जुड़ना चाहती थी। जैसा कि ये दर्शाया गया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला था और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला था। हालांकि जो भारत है, भारत वर्तमान में एक धर्मनिरपेक्ष, हमेशा से जब से हमारा संविधान बना तभी से ही धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुस्लिम जनसंख्या भी लगभग काफी अच्छी मात्रा में है, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवहार जो माहौल है वातावरण में रहती है। ठीक है, तो टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी, तो ये जुड़ना चाहती थी पाकिस्तान में। और दूसरी रियासत जो पाकिस्तान जाना चाहती थी वो थी जोधपुर। जोधपुर क्योंकि एक मारवाड़ रियासत थी, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन जयपुर रियासत के सामने उसको लगता था कि उसको उतना सम्मान, उतना ओहदा प्राप्त नहीं होता, इसलिए जोधपुर रियासत भी पाकिस्तान में जुड़ना चाहती थी। लेकिन कैसे कैसे ये राजस्थान के हिस्से बन गए, अभी हम पूरा एकीकरण के चरण को एक एक करके जानेंगे। तो टोंक और जोधपुर दो ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान से जुड़ना चाहती थी, और टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है दो ऐसी रियासतें थी जो मुस्लिम रियासतें थी। एक तो थी टोंक जो कि राजस्थान में है, दूसरी है पालनपुर जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो पालनपुर रियासत भी एक मुस्लिम रियासत थी जो कि कहां पर है? गुजरात में है। तो सबसे जो है मुस्लिम रियासत हो गई टोंक और पालनपुर, टोंक राजस्थान में, और राजस्थान से पाकिस्तान में जाने की इच्छुक दो रियासतें टोंक और जोधपुर थी। इसके अलावा दो ऐसी रियासतें थी जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, वो कौन सी थी? ऑब्वियसली जाट रियासतें, धौलपुर और भरतपुर, जो कि यूपी से लगी हुई हैं। अभी भी अगर हम देखें तो भरतपुर और धौलपुर की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का प्रभाव वहां पर पड़ता है। और जो भरतपुर और धौलपुर रियासतें थी वहां पर जाट वंश का शासन था। आपने पढ़ा ही होगा जाटों का प्लेटो, सूरजमल जाट, है ना। और ये जो दोनों रियासतें थी ये किस में जुड़ना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में जुड़ना चाहती थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा इन पर नजर रखेंगे। अच्छा, पूरे भारत में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, हैदराबाद भी उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और किससे जुड़ना चाहती थी? जुड़ना चाहती थी वो पाकिस्तान से। तो हैदराबाद जो रियासत है वो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत थी भिलवाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और राजस्थान की हमने देख ही ली है। राजस्थान की कौन सी रियासतें हैं? सबसे बड़ी रियासत थी राजस्थान की मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा। और अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा। और भारत की सबसे बड़ी हैदराबाद और सबसे छोटी जो थी भिलवाड़ी थी, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान में नहीं पूछा, तो राजस्थान के प्रश्न अपन को पता होने चाहिए। राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़, झाला मदन सिंह इसके प्रथम प्रशासक थे और अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत थी। और हम बात करें सबसे पुरानी तो वो है मेवाड़। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई होंगी, धीरे धीरे और याद हो जाएंगी। एकीकरण के चरण हम देख लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर नक्शों के साथ में आई हूँ। राजस्थान के चरण की अगर हम बात करें, एकीकरण के चरण की, तो मैंने बताया आपको 7 चरण थे। 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो सबसे पहले तो इनकी हम डेट याद कर लेते हैं। तो 3 जो चरण हैं, 3 चरण पूरे हुए थे 1948 में,
दो चरण पूरे हुए 1949 में, एक 1950 में और आखिरी 1956 में। ठीक है, तो पहला कौन सा 1948 में 3, फिर 1949 में 2, 1950 में 1 और फिर आखिरी 1956 में। तो ये तो हो गए वर्षों की बात। 3 1948 में शुरू हुई थी, 2 1949 में, 1 1950 में और 1 1956 में। अगर हम बात करें इनकी डेट की, तो पहली जो पूर्ण हुई थी वो हुई थी 18 मार्च 1948 से एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब मत्स्य संघ बना था। ठीक है, पहला 18 मार्च 1948 और दूसरा उसी वर्ष 25 मार्च 1948। ठीक है, 18 मार्च और उसके 7 दिन बाद ही 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण। तीसरे की हम बात करें तो 18 अप्रैल 1948। तो 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली आ जाती है 30 मार्च 1949। ठीक है, 30 मार्च 1949 और इसके बाद जो अगली चरण की प्रक्रिया आती है वो कौन सी आती है? वो आती है 15 मई 1949। ठीक है, 15 मई 1949। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ आपके लिए। 1948 के 3, 1949 के 2, तो 15 मई 1949। छठे चरण की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। और ये पहली बार था जब संवैधानिक रूप से राजस्थान को राजस्थान कहा गया था। आपको पता ही होगा कि राजस्थान को सर्वप्रथम कहा गया राजपूताना। ठीक है, और राजपूताना जो शब्द था इसके लिए यूज किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इसके लिए शब्द यूज किया था राजस्थान सबसे पहले जो हमारे घोड़े वाले बाबा थे यानी कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में राजस्थान शब्द यूज किया था, जो उनकी किताब आई थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उसमें इन्होंने जो है पहली बार राजस्थान शब्द यूज किया था। तो दो शब्द राजस्थान के लिए इस्तेमाल किए गए, एक तो राजपूताना, पूछे जाते हैं राजपूताना ये शब्द किसने यूज किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। ठीक है, और अगर हम बात करें राजस्थान शब्द राजस्थान के लिए प्रथम बार यूज किया था कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड। और इन्हीं के नाम पे जो है महाराजा भीम सिंह, उदयपुर के महाराजा थे महाराजा भीम सिंह, उन्होंने अजमेर में एक जगह का नाम भी टाटगढ़ रख दिया था। ठीक है, तो ये जो है कर्नल जेम्स टॉड थे, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इनकी किताब थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जहां इन्होंने पहली बार राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था राजस्थान के लिए। और संवैधानिक रूप से राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द पहली बार जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इस्तेमाल किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? बी श्रेणी के राज्य का। अच्छा, 3 कैटेगरी थी जब संविधान लागू हुआ, राज्यों की 3 कैटेगरी ए, बी और सी। ए श्रेणी के अंदर कौन आता था? ए श्रेणी के अंदर वो राज्य आते थे जहां पर ब्रिटिशर्स के गवर्नर हुआ करते थे, यानी जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास। ठीक है, तो 3 राज्य जहां पर किसका था? गवर्नर का शासन होता था, ए श्रेणी के राज्य कहलाए। बी श्रेणी के राज्यों की बात करें तो जहां पे राज प्रमुख हुआ करते थे उनको बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान में उस समय राज प्रमुख थे, अभी हम चर्चा करेंगे कौन कौन कब कब क्या थे। तो बी श्रेणी का दर्जा दिया गया राजस्थान को। और सी श्रेणी के राज्य वो होते थे जहां पर चीफ कमिश्नर का शासन हुआ करता था, जैसे अजमेर मेरवाड़ा उस समय सी श्रेणी के राज्य में था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि तब तक वो राजस्थान का हिस्सा नहीं था। मैंने आपको बताया कि आखिरी चरण में वो राजस्थान का हिस्सा बना था अजमेर मेरवाड़ा, तो 7वां चरण अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो उस समय जो है अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था।
क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश था इसलिए उस पर चीफ कमिश्नर का है रूल हुआ करता था। तो चीफ कमिश्नर वाले सी कैटेगरी में आते थे, राज प्रमुख वाले बी कैटेगरी में आते थे, और अगर हम बात करें गवर्नर वाले ए कैटेगरी में आते थे। तो राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा मिला और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द संवैधानिक रूप से प्रथम बार यूज किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन राजस्थान जो है भारत का हिस्सा बन गया था पूरा संवैधानिक रूप से और हमारा संविधान लागू हुआ था। 7वें चरण की बात करें तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और इस दिन जो राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में, आज जो हम राजस्थान को देखते हैं उसी वर्तमान स्वरूप में आ चुका था। यह आखिरी चरण था और इस समय जो है कैटेगरीज हटा दी गई थी। 1 नवंबर 1956 को जो है ये सारी कैटेगरीज हटा दी गई थी, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो फैजल अली कमीशन था उसके अकॉर्डिंग ये सारा जो है चेंजेस किए गए थे। तो फैजल अली जो उसके अध्यक्ष थे उस आयोग के, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो वो 1 नवंबर 1956 के बाद ये राज्यों की जो श्रेणियां थी ए बी सी हटा दी गई थी। तो राजस्थान भी ऑब्वियसली ए बी सी कैटेगरी में नहीं था और उस समय राज्यपाल मुख्यमंत्री होने लग गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान स्थापना दिवस की, तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को बोला जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस, क्योंकि इस दिन एकीकरण कंप्लीट हो गया था और राजस्थान जो है वर्तमान स्वरूप में आ गया था। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, और राजस्थान दिवस इस दिन मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस जिस टाइम जो है चौथा चरण कंप्लीट हुआ था और इस समय जो बड़ी बड़ी रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो है राजस्थान का हिस्सा बन चुकी थी। ठीक है, इसलिए जो है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च 1939 के हिसाब से। और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखेंगे राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। तो ये इनकी डेट्स है, आप इनको याद करना। 1948 के 3 है, 49 के 2 है, 50 का 1, 56 का 1। फिर इनकी डेट 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, और इनके महीने आपको याद करने हैं। 2 मार्च के हैं, फिर अप्रैल का है, फिर मार्च का है, फिर मई का है, फिर जनवरी और नवंबर। तो डेट आपको सीधे से याद यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसकी एकीकरण की। तो सबसे पहला चरण 18 मार्च 1948 को कौन बना था? मत्स्य संघ बना था, और मत्स्य संघ के अंदर 4 जो है रियासतें जुड़ गई थी। कौन सी वो 4 रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और मैंने आपको बताया था भरतपुर और धौलपुर किसमें मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। ठीक है, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, ये जो क्षेत्र है ये मत्स्य संघ जो है बन गया था। कब? 18 मार्च 1948 को, पहले चरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। तो इसके जो नाम सुझाया गया था मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी जी के द्वारा सुझाया गया था। तो इसकी सिफारिश की थी के.एम. मुंशी जी ने कि इसका नाम मत्स्य संघ रख लो, और इसकी राजधानी क्या थी? अलवर थी। ठीक है, इसकी राजधानी अलवर, और आपको पता ही है मत्स्य क्षेत्र किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। तो इसकी राजधानी थी अलवर। आगे हम बात करें, इस समय राज प्रमुख हुआ करते थे। राजस्थान बी कैटेगरी का राज्य था जहां राज प्रमुख थे, और राज प्रमुख यहाँ राजस्थान में कौन थे? उदय भान सिंह। मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए गए उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर के महाराजा थे, और उपराज प्रमुख बनाए गए गणेश पाल देव, जो कि करौली के थे। ठीक है, प्रधानमंत्री इस टाइम बनाए गए शोभाराम कुमावत जी, अलवर के, आपने पढ़ाई होगा इनको, प्रजामंडल आंदोलन में प्रसिद्ध। और उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव जी बनाए गए। जुगल किशोर चतुर्वेदी जी के बारे में आपको पता ही होगा, इनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? युगल किशोर चतुर्वेदी जी को कहते हैं। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? एन.बी. गाडगिल। ठीक है, नेहरू विष्णु गाडगिल जी तो जो थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था मत्स्य संघ का, और उसका उद्घाटन हुआ था भरतपुर दुर्ग के अंतर्गत। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, राज प्रमुख धौलपुर के, है ना, उप राज प्रमुख करौली के, ठीक है, और प्रधानमंत्री अलवर के, और उद्घाटन का हुआ भरतपुर दुर्ग के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और इसकी सिफारिश की थी कि इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए। के.एम. मुंशी जी ने इसकी सिफारिश की थी। तो समझ गए आप, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीजें आपको लगभग याद ही करनी पड़ेगी, 1-2 बार आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाएं, पीएस कॉर्नर बाय शिखा गुप्ता टाइप करें और आपको पीएस कॉर्नर का चैनल मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करें दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम रखा गया पूर्व राजस्थान। क्या नाम रखा गया? पूर्व राजस्थान। और ये 25 मार्च 1948 को हुआ था। इस समय आप देख सकते हो कि कौन कौन सी रियासतें जुड़ गई थी। इस समय यहाँ पर जुड़ गई थी किशनगढ़ रियासत, ठीक है। राजस्थान की दो ऐसी रियासतें थी, मैं जो आपको बता रही थी, रियासत और ठिकानों में अंदर। तो जो ठिकाने थे उनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तोप सलामी का अधिकार ठिकानों को नहीं था, रियासतों को था। लेकिन दो ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। एक तो शाहपुरा जो सबसे छोटी थी और दूसरी किशनगढ़। किशनगढ़ को भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था, ठीक है। किस किस को नहीं था? किशनगढ़ को और शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। बाकी रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। इसके अलावा हम बात करें, तोप सलामी की जो संख्या है वो भी घटा दी गई थी। कोटा के लिए और करौली के लिए बढ़ा दी गई थी। कोटा के लिए 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी और करौली के लिए 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, आपको जो भी चीजें इसमें से नहीं पता थी पहले, क्योंकि ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में जनरली कवर नहीं होती है। तो अगर आपको नहीं पता थी जो भी चीजें, तो वो आप इनको लिख लेना अपनी हिस्ट्री वाली कॉपी में कि करौली की जो है तोप सलामी की संख्या बढ़ाई गई थी 13 से 17 और कोटा की घटाई गई थी 17 से 13, ठीक है। किशनगढ़ हो गई, किशनगढ़ रियासत, और इसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो किशनगढ़ जुड़ा, इधर टोंक जुड़ गया, ठीक है, जो मुस्लिम रियासत थी। नीचे शाहपुरा जो सबसे छोटी रियासत थी। फिर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर आगे झालावाड़ जो सबसे नवीन रियासत थी। कोटा, बूंदी, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये तीनों रियासतें कौन सी? जो हाड़ौती वाली है। फिर शाहपुरा भीलवाड़ा की, नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यानी वागड़ का क्षेत्र इसमें जुड़ गया था। टोंक आ गया था और किशनगढ़ आ गया था। इसके अलावा पहले चरण में अपन ने देखा था कौन सी ठिकाना जुड़ा था? पहले चरण में जुड़ा था नीमराणा ठिकाना। दूसरे चरण में जुड़ गया था किशनगढ़ जो आपका कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है। तो ठिकाने भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। पहले चरण में कौन सा ठिकाना जुड़ा था? पहले चरण में जुड़ा था नीमराणा ठिकाना। तो यानी टोटल कितने हो गए? 4 + 1, 4 रियासतें और एक ठिकाना। आगे हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में कौन सा ठिकाना जुड़ा था? कुशलगढ़, बांसवाड़ा वाला, ठीक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला। तो टोटल कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 यानी 9 रियासतें और एक ठिकाना इस समय जुड़ गया था। आगे हम चले, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। इसकी राजधानी बनाई गई कोटा और इसके राज प्रमुख बनाए गए भीम सिंह जो कि कोटा के थे। देखो एक तो थे मेवाड़ वाले भीम सिंह जिनके मैंने बताया ना, जिनके नाम पर जिन्होंने टाटगढ़ नाम रखा था, किसका? अजमेर के एक भाग का। और एक ये जो है भीम सिंह कोटा वाले हैं। उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, इनका नाम आपने सुना ही होगा। गोकुल राम असावा भी कई किताबों में मिलता है, पर जनरली गोकुल लाल असावा करेक्ट माना जाता है। गोकुल लाल असावा। शाहपुरा उद्घाटन करता थे एनवी गाडगिली, जो जिन्होंने पहले वाले का भी उद्घाटन किया था। और उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका? कोटा दुर्ग के अंतर्गत हुआ था। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 2 चरण कंप्लीट हो गए। अब हम आ रहे हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरे चरण में देखिए संयुक्त राजस्थान बना, जो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बन गया था तीसरे चरण के अंतर्गत। और इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें अब देखो हिस्सा बन गई हैं। ये तो पहले जुड़ गई थी, इसके अंदर जुड़ा उदयपुर। बाकी सारी चीजें पहले ही जुड़ चुकी थी। देखो किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये पूर्व राजस्थान में जुड़ चुके थे। और इस समय अलग से कौन जुड़ा था? अलग से जुड़ा था उदयपुर। उदयपुर अब किसका हिस्सा बन गया था? संयुक्त राजस्थान का हिस्सा बन गया था। तीसरे चरण के अंतर्गत मेवाड़ राजस्थान का हिस्सा बना। और इसकी खास बातें क्या थी? इस समय राजधानी बना दी गई उदयपुर। राज प्रमुख बनाए गए भोपाल सिंह, है ना, ये कौन से वाले? मेवाड़ वाले। फिर हम बात करें उपराज प्रमुख बनाए गए भीम सिंह, कोटा। प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्य लाल वर्मा, है ना, प्रसिद्ध पर्सनैलिटी मेवाड़ के। उद्घाटन करता थे स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसका उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें याद रखेंगे। आगे हम चलें,
चौथा चरण जब बन गया वृहद राजस्थान, और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उस समय वृहद राजस्थान बन गया था। पहले बना मत्स्य संघ, दूसरा बना पूर्व राजस्थान, तीसरा बना राजस्थान, देख सकते हो संयुक्त राजस्थान, और चौथे चरण में हम आ रहे हैं। चौथे चरण में क्या बन रहा है, वृहद राजस्थान। ठीक है, तो अब वृहद राजस्थान में देखो ये सारे जगह तो पहले ही जुड़ चुकी थी। अब इसमें 4 बड़ी रियासतें जुड़ी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। ये 4 बड़ी रियासतें जुड़ गई थी, और इसी वजह से इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आप इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में खास बातें, राजधानी अब जयपुर बन गई थी। राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को ही जो हमारी वर्तमान राजधानी जयपुर है उसे राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह, मेवाड़ के राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, जयपुर के उपराज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा, प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, याद आ गया हीरालाल शास्त्री जी जयपुर के, और उद्घाटनकर्ता थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद ही होगा जो हमारी रियासती समिति थी, रियासतों को जोड़ने वाली जो हमारी समिति थी, उस समिति में जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। जुलाई 1947 में ये समिति बनाई गई थी, और इस समिति के जो सचिव थे वो वीपी मेनन जी थे। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। सचिव कौन थे, रियासत समिति के, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ कुछ चीजें। रियासत समिति क्यों बनाई गई थी, रियासत समिति जिससे पूरे भारत को जोड़ा जा सके, भारत की रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया जा सके, जो फूट डालो और राज करो की नीति थी अंग्रेजों की, उसे जो है तोड़ा जा सके। तो रियासत समिति बनी थी जुलाई 1947 में, और इसके अध्यक्ष थे जो भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, और इसके सचिव जो थे वो थे वीपी मेनन, है ना, वीपी मेनन जी। ठीक है, इसके सचिव थे। ठीक है, रियासत समिति का काम क्या था, इनको जोड़ना। तो हमारा जो ये चौथा चरण है इसके उद्घाटनकर्ता स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, आगे हम चले 5वें चरण की। अच्छा, इस समय विभाग भी बना दिए गए थे, जो उसे प्रॉपर बन गया था ना भारत राजस्थान, तो इसमें कुछ विभाग भी बनाए गए। तो जैसे न्याय विभाग बनाया गया जोधपुर में, शिक्षा विभाग बनाया गया बीकानेर में, वन विभाग बनाया गया कोटा में, और अच्छा पहली वन नीति, वन अधिनियम लाने वाला प्रथम, यहीं पर लिख देती हूँ, प्रथम शिकार एक्ट लेकर आया था टोंक। एक मिनट, प्रथम शिकार एक्ट लाने वाली रियासत कौन सी थी, टोंक थी। प्रथम वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट लाने वाली रियासत कौन सी थी, अलवर। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। कुछ कुछ रियासतों की बातें मैं आपको यही बताती जा रही हूँ, बाकी आप पढ़िएगा अपनी हिस्ट्री में। पर प्रथम शिकार एक्ट टोंक में, प्रथम वन अधिनियम अलवर में आया था। वन विभाग कहाँ बनाया गया था, कोटा में। अच्छा, एकमात्र ऐसी रियासत जिसने जो है शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था वो डूंगरपुर थी। डूंगरपुर ने शिक्षा पर ही प्रतिबंध लगा दिया था 1947 में। ठीक है, डूंगरपुर ने। तो शिक्षा विभाग बनाया गया बीकानेर, वन विभाग बनाया गया कोटा, कृषि विभाग बनाया गया भरतपुर, और खनिज विभाग बनाया गया था उदयपुर। उदयपुर में आपको पता ही है पहली जो है चांदी की जो है खोज की गई थी राणा लाखा के समय जाबर माइंस में। ठीक है, और अभी सबसे बड़ी इसकी जो सीसा दस्तक की खान है देवारी, वो भी कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर में आपको पता ही दक्षिणी अरावली और बहुत सारे खनिज यहाँ पे मिलते हैं। तो खनिज विभाग उदयपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में, वन विभाग कोटा में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, और न्याय विभाग जोधपुर में बनाया गया था। आगे हम चर्चा करें अगला चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, छठे चरण की तरफ हम आ गए हैं। संयुक्त वृहद राजस्थान, पिछले में बना था वृहद राजस्थान, उससे पहले में संयुक्त राजस्थान, और अब इसमें क्या बन गया है, संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी कि बृहत्तर राजस्थान। कई किताबें इसको आपको जो है, कई किताबों में ये बृहत्तर राजस्थान के नाम से भी दिखेगा। एक ही चीज है, बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, इस समय जो है 15 मई 1949 को हुआ था। ये रियासतें पहले ही जुड़ चुकी थी, है ना, ये सारी रियासतें पहले ही जुड़ चुकी थी। सिरोही को छोड़ दो, सिरोही अभी नहीं जुड़ी है, सिरोही रियासत ही है।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मत्स्य संघ जुड़ गया, आप देखोगे यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये जुड़ गए थे किसमें, बृहद राजस्थान में, यानी जो मत्स्य संघ बना था पहले वो अब बृहद राजस्थान के साथ आके जुड़ गया था। ठीक है, तो ये रियासतें जुड़ी हैं। सिरोही अभी नहीं जुड़ा है, इस मैप में जरूर से दिखा रखा है। इसकी सिफारिश की थी शंकर राव देव समिति ने कि मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान से जोड़ लिया जाए, तो शंकर राव देव समिति थी। के मुंशी जी की सिफारिश पे मत्स्य संघ बना था और शंकर राव देव समिति की सिफारिश पे मत्स्य संघ बृहद राजस्थान से जुड़ गया था। राजधानी इसकी जयपुर ही थी। महाराज प्रमुख वही भोपाल सिंह मेवाड़ के, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर के, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल सेम टू सेम। अगले हम चले छठे चरण की ओर। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था और राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान बोलकर बी श्रेणी के दर्जे में शामिल किया गया था। इस समय आप देख सकते हो लगभग ज्यादातर रियासतें देखो जुड़ चुकी हैं इसमें, बस कुछ एक रियासतें जुड़ना बाकी हैं। बाकी सारा देखो गंगानगर यहाँ जुड़ गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, इधर आ गया नागौर, इधर ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा भी जुड़ना बाकी है, इधर आ गया पाली, जालौर, सिरोही जो है वो भी इस समय जुड़ गया था, सिरोही। ठीक है, पूछा जाता है कि सिरोही किस चरण में राजस्थान में जुड़ा था, तो छठे चरण में राजस्थान में जुड़ा था। बाकी जगह तो पहले ही हमारी जुड़ चुकी थी और सवाई माधोपुर बना दिया गया था करौली को, तो ये सारे जो है चरण बन गए। आगे इसकी खास बातें, राजधानी वही जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री वही पहली वाली सारी चीजें हैं। आगे हम चले, राष्ट्र राजस्थान बन गया था, जो हमारा आज वर्तमान का राजस्थान है वो राजस्थान बना 1 नवंबर 1956 को। पूछा जाता है कब कंप्लीट हुआ था राजस्थान का एकीकरण, 1 नवंबर 1956 को, जिसे हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस समय 3 जगह जो है जुड़ी थी, जैसे सिरोही कब जुड़ गया था पिछले चरण में, छठे चरण में, लेकिन सिरोही की आबू देलवाड़ा जो तहसील है वो कब जुड़ी थी, 7वें चरण में। इसके अलावा यहाँ पे कोटा में जुड़ा था सुनेल टप्पा, एमपी से लिया गया था, एमपी का क्षेत्र था सुनेल टप्पा और कोटा में जोड़ दिया गया था। और झालावाड़ का एक क्षेत्र सिरोंज किसको दे दिया गया था, एमपी को दे दिया गया था। ये अब एमपी को दे दिया गया था और ये एमपी से ले लिया गया था, याद रखेंगे, ये दिया गया और ये लिया गया। आबू देलवाड़ा को इस समय जोड़ा गया और इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा था जो केंद्र शासित प्रदेश था, वो भी 7वें चरण में राजस्थान से जुड़ा था। तो 3 क्षेत्र थे, कौन कौन से, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा। ठीक है, इसमें हम बात करें इसकी खास बातों की, तो सिफारिश इसकी की थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली, इसको फैजल अली आयोग भी कहते हैं। और इस आयोग के अंदर एक राजस्थान के व्यक्ति भी थे। कौन थे राजस्थानी सदस्य इसके अंदर, एच.एन. कुंजरू, है ना, हृदयनाथ कुंजरू इनका पूरा नाम था, हृदयनाथ कुंजरू। तो एच.एन. कुंजरू राजस्थान के व्यक्ति थे इस आयोग के अंदर और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, फैजल अली थे। राजस्थान पुनर्गठन आयोग उनकी सिफारिश पर बना था राजस्थान, राजधानी जयपुर। और इस समय इसके राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सर्वाधिक वर्षों तक 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी। 4 बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली थी। तो ये था राजस्थान का एकीकरण, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का इसके अंदर समय लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे ज्यादातर एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए हैं और आपको याद रहेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो जरूर से इनको लाइक एंड शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट छोड़ सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसके अलावा अपने सजेशंस भी देख सकते हैं और प्लीज इन क्लासेस को जरूर से शेयर करें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।